So now I missed the point. I'm sorry. I guess my time is up. I missed the point about what you feel is a contradiction. So can you please very quickly go through what you were just mentioning like a couple of minutes ago and show me what you felt was a contradiction? Sorry about that. And go real slow. अच्छा, और मैंने ये बात नादिर अली को कई बार बताई थी कि कॉन्ट्राडिक्शन है क्या है, कि एक जगह कुरान कह रहा है कि आसमान वो है जहां से बारिश आती है, सूरह सफात के अंदर, कुरान सूरह सफात की आयत नंबर 6 के अंदर कुरान ये कह रहा है कि आसमान वो है जहां पे सितारे लगाए गए हैं। ठीक है, तो ये बात मैंने नादिर अली को कई बार समझाई, शायद नादिर अहमद को समझ नहीं आई, या फिर नादिर अहमद को समझ आ गई और वो स्ट्रगल कर रहे थे इस बात में कि क्या है। ठीक है, फिर ये कार्डियक जनरल जिसको वो दे रहे थे पबमेड से, जिसका वो लिंक दे रहे थे, और वो स्टडी बताने की कोशिश कर रहे थे कि जिन लोगों के अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ जाती हैं जब उनका हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, तो ये भी जो बात है उस बारे में भी मैंने रिसर्च पेपर दिखा दिया था कि आम तौर पे जब लोगों के साथ कोई लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होता है तो उनके अंदर एक बिहेवियर का चेंज आ जाता है, और यही जो है जिन लोगों का ट्रांसप्लांट होता है तो फिर आप सोचेंगे उनके अंदर तो जो है होगा ही ना, बिहेवियर का चेंज होगा, ऐसे तो नहीं हो सकता कि उनके अंदर बिहेवियर का चेंज ना हो। वो जो बिहेवियरल चेंज है उसे इस बात से एसोसिएट करना कि जिस बंदे का दिल लगा है उसकी आदतें इस बंदे में आ गई हैं, ये एक बहुत बड़ा क्लेम है जिसे साबित करने के लिए जरूरत है, मगर इस बारे में कोई भी हमारे पास आज तक रिसर्च प्रॉपर सामने नहीं आ सकी, अच्छा ना गालिब, की इधर गई है। आपने ठीक ना है जी बड़ा सर। सही पकड़ा था उनको। मेरे ख्याल से नादिर साहब जो है ना वो लव्स मेमोरी पढ़ के ना, हाँ। कहीं उन्होंने गूगल सर्च की होगी कि हार्ट हैज मेमोरी, वो उन्होंने हाँ पढ़ लिया तो उन्हें लगा कि शायद इससे मुराद दिमाग वाली मेमोरी है, जो आपने बड़ा सही उनको एक्सप्लेन किया था, सेरिब्रल वाला, और बड़े अच्छे तरीके से उनकी बेवकूफ़ी सामने आ गई। वो मेरे ख्याल से बचगाना तरीके से कहीं पढ़ गए वहां पे। हाँ जी हाँ जी। सेल्स की जो कि कोई भी और प्लास्टिसिटी या उसकी बात हो रही थी कि सेल्स की मेमोरी, उन्हें लगा कि ये दिमागी मेमोरी है, तो वो आपने सर बिल्कुल वो दिमाग। सेल्स की तो मेमोरी है वो डिबेट के स्कोप से बाहर था। सेल्स की मेमोरी होती है एपिजेनेटिक मेमोरी, सेल्स के अंदर बिल्कुल कुछ चीजें लॉक कर दी होती हैं एपिजेनेटिक्स ने आप। और डीएनए मेमोरी क्या होती है कि डीएनए के अंदर, हर इंसान के डीएनए के अंदर कुछ अरसे बाद कुछ चेंजेस आ जाती हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर। ठीक है जी, और वो जो चेंजेस है ना, वो चेंजेस जो हैं वो अपने वक्त के साथ साथ क्या होती जाती हैं। मेरे कैमरे को क्या हुआ है, कैमरा स्टेबल है या नहीं है? शायद हाँ कैमरा स्टेबल ही स्टेबल है। है। हाँ अच्छा, तो कुछ चीजें सर ऐसी होती हैं कि वो वक्त के साथ साथ आपके डीएनए की, आपके सोमैटिक सेल्स के अंदर कुछ चेंजेस हो गई होती हैं, कुछ एरर्स आ गए होते हैं कुछ, और वो हार्ट सेल्स के अंदर भी हो रही होती है। वो जो चेंजेस हैं वो क्या करती हैं, वो चेंजेस जब आप एक बंदे का हार्ट दूसरे में ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो साथ ही जाएंगी ना, ऐसे तो नहीं होगा कि वो अपनी वो चेंजेस जो उसके उसके डीएनए में हार्ट के सेल्स, कोई सेल्स ऐसे नहीं होते बॉडी में, कोई ग्रुप ऑफ सेल्स ऐसा नहीं होता जिसमें कहीं ना कहीं म्यूटेशन ना होती है म्यूटेशन। वो ठीक वही है। ना, वो हाँ सेलुलर मेमोरी, मेमोरी का लफ्ज हाँ पढ़ के वो सेलुलर हाँ मेमोरी को लगा गए हाँ एक्चुअली हाँ इंटेलिजेंस और सेरिब्रल मेमोरी पे, वो बेवकूफ़ी मार गए। वो उनकी बचकाना चीज़ वहां से समझ आ गई कि उन्होंने वो आर्टिकल बराए इस आर्गुमेंट को प्रेजेंट करने के लिए पढ़ा होगा, उन्होंने आर्टिकल फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग नहीं पढ़ा होगा, और उन्होंने खुद भी नहीं किया होगा, किसी ने उनको कहीं सर्कल्स में अपॉलजिस्ट की नज़र से गुजरा होगा ये आर्टिकल, उसने फॉरवर्ड कर दिया होगा, ये चेक करो यार, दिल में भी सोच बंदे ने पकड़ ली है, तो वो बस हाँ बेवकूफ़ी मार गए वहां पे। हाँ जी, तो ये चीजें हैं जो सारी इनकी गट, एंड यू डोंट थिंक विद योर। और मैंने ये भी कहा था कि गट के अंदर न्यूरॉन्स, 100 मिलियन न्यूरॉन्स गट के अंदर होते हैं। तो क्या हम ये मानते हैं कि गट सोचता है? जो आपका मैदा है या आपका जो स्टमक है उसके अंदर, तो पूरा आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है उसके अंदर 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, दिल से बहुत ज्यादा है। आपके पीनस और आपके सेक्सुअल पार्ट्स के अंदर भी न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस करते हैं। आपके हाथ में भी न्यूरॉन्स है ना, नर्व एंडिंग्स हैं, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए वो करती हैं। और हार्ट का अंदर भी जो न्यूरॉन्स है मोस्टली रिफ्लेक्स एक्शन के लिए ही काम करते हैं। हार्ट का रिफ्लेक्स एक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है कि एकदम आपने खतरा देखा तो हार्ट ने अब तेजी से ब्लड पंप करना है ताकि आपकी बॉडी को तैयार कर ले कि उसने वहां से निकलना है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि बड़ी मतलब जिनको ये समझना कि हार्ट सोचता है और दिल में ईमान रखा जाता है, तो ये नहीं है। और ये एग्जैक्टली वो गलती है जो बाइबल भी करती है, क्योंकि यीशु भी अपनी बातों में यही कहता है कि पूरे दिल और पूरी जान से खुदावंद अपने खुदा पे ईमान रख। हाउ कैन यू डू दैट?
क्योंकि आप दिलो जान से ईमान रखने की जब बात कर रहे हैं, आप दिमाग की तो बात ही नहीं कर रहे। बिलीव जब मैं करता हूं किसी बात के ऊपर, मैं साइंस पे बिलीव करता हूं, तो ये मेरे इसका ताल्लुक है उससे। रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इन सब चीजों में इसका ताल्लुक है, याद रखने में इसका ताल्लुक है, दिमाग का। इसमें दिल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात जो है नादिर साहब को जो है वो समझ नहीं आई, या वो समझते थे कि वो इसी लाइन ऑफ रीजनिंग पे चलेंगे। तो यही बातें होती हैं कि ये चीजें फिर इस तरह से नहीं चलती। मीन द सेम थिंग, इट डजंट make a difference. The claims that you made, all these solutions that you tried to give, do not make any difference in that way. अच्छा जी, लाइव तो मैं सारी देख नहीं सका था, थोड़ी थोड़ी देखी मैंने लाइव, लेकिन कल मैंने बैठकर आपकी डिबेट देखी है सारी। और भाई क्या कहा जाए, वो आपने तो मेरे ख्याल से उसको बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से अभी आप बहुत पोलाइटली कर रहे थे। वो हमारे मोहतरम बुजुर्ग हैं नादिर अहमद साहब, उनको हम ज्यादा थ्रैश भी नहीं करना चाहते। आपने अच्छा किया कि उनको थोड़ा सा उनका लिहाज रखा, और अदरवाइज बिकॉज आपके पॉइंट्स इतने स्ट्रांग थे कि उस तरीके से थ्रैशिंग की जरूरत नौबत नहीं आई। और मगर यह है कि वो एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो नादिर अहमद साहब को हम सिंगल आउट नहीं कर रहे, उनको ऑन द स्पॉट पुट नहीं मैं करना चाहता, लेकिन वही एक ना रिप्रेजेंटेटिव है कि कैसे जो अपोलोजिस्ट हैं वो उनका तरीका कार क्या होता है, और वो किस हद तक रैशनैलिटी को बालाए ताक रखने के लिए रेडी होते हैं गुफ्तगू करने के दौरान। तो इट वाज इंटरेस्टिंग, बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे आपकी तरफ से, और उन्होंने काफी आगे से डॉज करने की कोशिश की। और फिर एंड के अंदर तो जब उनको ये कहा गया कि जी आपने यहाँ से साइट किया है, तो वो तो उन्होंने डिनाई किया पहले। हाँ, डिनाई कर दिया। दैट वाज आई थिंक टेरेबल कि आपने कुछ देर पहले, और मैं काफी क्यूरियस हुआ तो मैंने भी रिवाइंड करके जाके देखा, तो एग्जैक्टली वही पेपर उन्होंने साइट किया हुआ था। वही पेपर उन्होंने साइट किया था, पेपर वही था। वही पेपर उन्होंने साइट किया हुआ था, उसको आपने एक्सप्लेन भी कर दिया। वो पेपर किस एवेन्यू में, किस जर्नल में पब्लिश हुआ, वो मेडिकल हाइपोथेसिस जर्नल में था। तो जाहिर बात है कि वो हाइपोथेसिस है। लेकिन मैं थोड़ा, अगर आप के पास थोड़ा टाइम है तो थोड़ा मैं डीप डाइव करना चाहूंगा। जी सर, जरूर जरूर। उस पर्सपेक्टिव से कि इसमें बड़ा लेसन है दोनों साइड्स के लिए। अगर एक रैशनल आदमी है, और स्पेसिफिकली हम हमेशा एड्रेस करते हैं हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं, जो रैशनैलिटी को फॉलो करते हैं, एक रैशनल माइंड रखते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई, आपको प्रोफेशनल साइंटिस्ट होना है या आपके पास किसी फील्ड में पीएचडी होना है इन चीजों को स्पॉट करने के लिए कि दूसरी तरफ से जो रैशनल नहीं है, जो डॉगमेटिक है, वो क्या ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश करेगा। उसको स्पॉट करने के लिए यू डोंट हैव टू बी अ पीएचडी और अ साइंटिस्ट। तो इसमें आपको नजर आएगा कि कुछ लेसन्स हैं, और उनके लिए भी लेसन्स हैं जो कि रिलीजियस साइड से डिबेट करते हैं कि उनको क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू। तो इसमें उनके लिए भी लेसन्स हैं, और रैशनल साइड के लिए भी कुछ लेसन्स हैं। तो अगर आपके पास वो पेपर है, वो आप स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं? एक सेकंड, मैं अभी शेयर करता हूँ पेपर, एक सेकंड है जी सर। पेपर ये जो कि ये मेडिकल हाइपोथेसिस जर्नल का नाम है, और ये 2020 का इसका इशू है, और ये मिचेल वी लेस्टर ये हैं जिन्होंने ये किया है। ये अकेले एक जो हैं इसके हैं, मतलब ये कोई ज्यादा लोग नहीं है इसके अंदर, जी और जी। इसके अंदर डिस्कस किया गया चीजों को। तो अच्छा कि ये आपने पेपर दिखाया। इसका स्ट्रक्चर मैं चाहता हूं कि हर और इस वक्त जो भी ऑडियंस देख रही है ना, आई थिंक एवरीबडी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। यू डोंट हैव टू बी अ साइंटिस्ट कि इसमें बात क्या हो रही है। ये एक साइकाइट्रिस्ट है जो मिचेल लाइस्टर साहब है। ये इस अजम्पशन के तहत चल रहे हैं कि पर्सनालिटी चेंजेस जो हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद, वो
डेकेड से रिपोर्ट हो रही है। जरा पहली लाइन पढ़ें। वो कह रहे हैं जी, जी सर। पर्सनैलिटी चेंजेस फॉलोइंग हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस व्हिच हैव बीन रिपोर्टेड फॉर डेकेड्स। और वो कहते हैं कि जी वो पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स डोनर की आ जाती हैं, और वो कह रहे हैं कि जी अच्छा, मैं फिर उसकी ना कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन पेश करने की कोशिश करता हूँ, एक हाइपोथेसिस। ठीक है, ये वो इसका स्ट्रक्चर है। उन्होंने कोई स्टडी नहीं की किसी पॉपुलेशन के ऊपर, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर। उन्होंने प्रीवियस स्टडीज को ये मानते हुए कि उनके अंदर जो स्टोरीज रिपोर्ट हो रही हैं वो ठीक है, तो उन्होंने एक कोशिश की है ये बताने की कि अच्छा, इसकी कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकती है। यानी कहीं ना कहीं वो ये मान रहे हैं कि जो स्टोरीज रिपोर्ट हो रही हैं वो ठीक है, पहले तो हमें उसको वेरीफाई करना है। ये कि वो एक बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो गए हैं एक फिनोमिनन की, पहले हमें वेरीफाई करना है वो फिनोमिनन क्या, जिस तरह रिपोर्ट हुआ है वो साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरता है कि नहीं उतरता। ठीक होगी बात? अच्छा, जरा स्क्रॉल डाउन करें जरा। अच्छा, और ये जी 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 सर। सेकंड पेज पे जरा जाएं जी। एवेल्युएशन ऑफ हाइपोथेसिस, ये वाला। ठीक हो गया। वो जब कह रहे हैं एवेल्युएशन ऑफ द हाइपोथेसिस, तो वो कहते हैं जी पर्सनैलिटी चेंजेस फॉलोइंग हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। वो कहते हैं जी, पहली लाइन में देखें, वो कहते हैं हमने ना बड़ा लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म किया है देखने के लिए कि जी अच्छा क्या पर्सनैलिटी चेंजेस है जो होती है। जरा देखें, स्क्रॉल डाउन करें, और अगेन टू एवरीवन, चाहे आप साइंस पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कोई भी पेपर में जब रिपोर्ट होती है बात, उसके अंदर रेफरेंसेस दिए जाते हैं, तो उन रेफरेंसेस के अंदर हम फर्दर डिग कर सकते हैं। इसमें उन्होंने पर्सनैलिटी चेंजेस जो पेश करने की कोशिश की, उन्होंने कहा जी फूड प्रेफरेंस, पहले किसी को कुछ पसंद था, बाद में कुछ पसंद आना शुरू हो गया। ठीक है, एक रेफरेंस नंबर 24 नोट कर लें। ठीक है जी, आप नोट कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर 24 बार-बार साइट हुआ है। वो ऐसे कह रहे हैं कि जी लिटरेचर रिव्यू किया, जैसे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर रिव्यू किया है। जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनमें से सारी तकरीबन रेफरेंस नंबर 24 को पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, जरा थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। नंबर 25 है, फिर 25 भी आया, अभी हम आते हैं 25 पे भी जाएंगे हम। रेफरेंस नंबर 20 भी आया, म्यूजिकल प्रेफरेंस, रेफरेंस नंबर 20। ठीक हो गई? ये रेफरेंस नंबर 20। अच्छा, और 24 फिर म्यूजिकल प्रेफरेंस में दोबारा तो राइट वाले कॉलम में जो ब्लू आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है वो रेफरेंसेस हैं। 24 24 24 24 सब 24 की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। फिर 24 हुआ इधर, फिर 24 और 25 यहाँ पे हो गया, फिर 24 हो गया। अच्छा, चलें जी, अब हम जाते हैं जरा, अब रेफरेंसेस पे जंप करें, लास्ट पेज पे जाएं, 24 ये हम आ गए जी रेफरेंस नंबर 24 पे। अच्छा, पहले जरा 20 को भी किया था ना, जरा 20 को एक तरह साइड पे कर दें। 20 क्या चीज है? 20 बड़ा इंटरेस्टिंग है। 20 ये वो रेफरेंस है जी, बंजल बीशमीत जो आपने साइट किया, जो आपने पहले साइट किया था ना, जिसमें ये था कि जी ये जो है ये पर्सनैलिटी चेंजेस या थोड़ी सी बिहेवियरल चेंजेस, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट की वजह से है। ये रेफरेंस नंबर 20 वो है जो आपने साइट किया था। ठीक है जी, सही हो गया? एग्जैक्टली, ये वाला मैंने साइट किया था। ये जनाब, ये आपने साइट किया था। अब आए 24 25 26 के ऊपर। जो 24 25 जो है, ये 24 है जी, ये सबसे ज्यादा साइट हुआ है। हम 25 और 26 भी देख लेते हैं, जरा इंपॉर्टेंट है ना, वो भी हुए, ताकि हम उसको एलिमिनेट करें। लेकिन 24 चेंजेस इन हार्ट ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स दैट पैरल द पर्सनालिटीज ऑफ देयर डोनर्स, इंटीग्रेटेड मेडिसिन 1999। बड़ा पुराना पेपर है ये। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जरा एलिमिनेट कर लिया हम 25 और 26 को, जिसको उन्होंने 25 को देखें। हाँ, 25 देखें, वो 25 और 26 दोनों किताबें हैं, वो पेपर नहीं है, वो पीयर रिव्यूड वो स्टडीज पेपर नहीं है, दोनों ही किताबें हैं। ये बुक्स हैं। पहली तो एक ऑटोबायोग्राफी है, पहले देखें 25 चेंज ऑफ हार्ट अ मेमोयर। ठीक है, हाँ, ये औरत है जिसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, उसका मेमोयर, कोई सिंगल पर्सन का पर्सनल अकाउंट है, उसकी किताब है। 26 भी ये पॉल पियरसॉल ही है जिसने काम किया हुआ है, और मैं इस चीज से वाकिफ हूँ क्योंकि मेरा वास्ता पड़ता रहता है अपोलोजिस्ट से। पॉल पियरसॉल को जो अपोलोजिस्ट है ना, वो बार बार साइट करते हैं। ठीक है, उसको बार बार लेकर आते हैं, और उसकी ये जो पॉपुलर किताब है हार्ट्स कोड, इस पर छोटे छोटे क्लिप बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में फेंकते रहते हैं। तो यानी हम वाकिफ हैं उससे, इस बंदे से, पॉल पियरसॉल से। ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट था। ठीक है जी, लेकिन ये भी उसकी बुक है, इसको भी हम निकाल देते। दिस इज ऑल्सो नॉट पीयर रिव्यूड। सो 25 और 26 को तो हम वैसे ही कर सकते हैं। अब आए 24 के ऊपर, जो बेस 24 पियरसॉल का हाँ, ये एक पेपर है जी। ये जो सारा पेपर जिसकी
जो ये हाइपोथेसिस वाला पेपर है जिसको हम अभी देख रहे हैं, जिसके हम रेफरेंस सेक्शन में हैं, वो सब बेस कर रहा है उन स्टोरीज के ऊपर जिसको वो लिटरेचर रिव्यू कह रहा है, जो स्टोरीज रेफरेंस नंबर 24 में आई हैं। ठीक है, उसको सही मानते हुए कि जैसे वो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की हार्ट ट्रांसप्लांटेशन के बाद पर्सनैलिटी चेंजेस हैं, तो अच्छा अब मैं जरा उसकी कोई बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो हम जरा रेफरेंस 24 को देखते हैं, इस पर क्लिक करें, जरा रेफरेंस 24 पे जाएं जरा। रेफरेंस नंबर 24 को मैं खोल लेता हूँ, अलाउ करते हैं। ये पब्लिकली अवेलेबल है जी ये पेपर, ठीक है सर। हाँ हम जी, अब इसके अंदर आ जाते हैं। ये आपकी भी स्क्रीन हमारा शेयर नहीं साइंस, रही? हाँ वो मैंने, क्योंकि विंडो चेंज हो गई है ना सर, तो मैं अच्छा इसको अच्छा, देके आ रहा हूँ। ये आ गया जी सर ये पेपर, ठीक है जी, ये पेपर है और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। अच्छा मैं थोड़ी सी एक और भी बात करना चाह क्या रहा था इस, हाँ जी जी कि जी, आपने जो ये मैं खोल नहीं पाऊंगा। हाँ, नहीं, जो उसका पहला पीडीएफ था, अगर आप उधर एक सेकंड जाएं। सर, ठहरे, मैं इसका पीडीएफ कर सकता हूँ व्यू, मुझे ये पता नहीं है ये वाली। हाँ जी, आप अगर उस पे जाए ना तो वो गूगल स्कॉलर में इसको खोलेगा। मैंने अभी देखा था, क्योंकि मैं सुबह देख रहा था ये डिबेट एंड आई गॉट इंक्विजिटिव। ये परचेज पीडीएफ कह रहा है मुझे। नहीं, जब आप उस पे क्लिक करते हैं तो ब्राउजर में आपको कौन सी वेबसाइट पे लेके जाता मेरे है? पास साइंस डायरेक्ट पे ले गया मुझे वो। अच्छा, नहीं एक सेकंड ठहरे जरा, मैं प्राइवेट चैट में आपको इसका ये लिंक भेजता हूँ, क्योंकि मैंने अभी देखा है तो ये पब्लिकली अवेलेबल है। अच्छा, ये चीज जो है ये पब्लिकली अवेलेबल है, रेफरेंस 24। अच्छा जी, इन द मीन टाइम हम ये गुफ्तगू जारी रखते हैं जितनी देर मैं उसको निकाल रहा हूँ, कि अभी तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है, हम बेसिकली इसके लिए हमें कुछ साइंटिफिक सर वैसे एक्सपर्टीज। मेरे ख्याल है कि जो बात आप करना चाह रहे हैं वो इसके एब्स्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, अगर हम उसे ही पढ़ लें। हाँ, पेपर एब्स्ट्रैक्ट जो में मेरे लिखिए, पास, मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ पॉइंट करूंगा। ये जरा अच्छा, आप ये जो ये प्राइवेट चैट के अंदर ये लिंक है। प्राइवेट चैट में आपने जो लिंक अभी तक मुझे क्यों नजर नहीं, अब आया नहीं है नहीं, ये अब जी। मैंने भेजा है। हाँ अब ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, लेकिन जो लिंक है ना, जो जो गूगल स्कॉलर के अंदर जो विंडो खुली है, जरा उसको भी क्या कहते हैं दिखा दे जरा, क्योंकि मैं जरा स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या क्या देखा करें किसी पेपर के बारे में। अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, हो गया ये हो गया। गूगल स्कॉलर के अंदर अच्छा ये हमने, हाँ ये आ गया जी सर, ये आ गया गूगल स्कॉलर के अंदर। अच्छा जी, जब आप किसी पेपर को देखते हैं तो आप ये देखते हैं कि उस पेपर को कितनी दफा साइट किया गया। इसके ये स्टेटिस्टिक 59 देखेंगे, टाइम साइट हुआ है साइटेड बाय 59, हाँ, 22 साल हो गए हैं इस पेपर को छपे हुए, और ये और सिर्फ 59 टाइम। 59 साइटेशंस हैं। अच्छा, अगर अगर ये एक ग्राउंड ब्रेकिंग काम होता, ठीक है, यानी जो कि क्लेम्स के मुताबिक होना चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल्स ऑफ बायोलॉजी को क्वेश्चन कर रहा है, यानी इट इज क्लेमिंग टू टर्न द एंटायर बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अपसाइड डाउन, ठीक है। तो भाई बहुत सारी सिर्फ यूएस के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जो बहुत सारी टीम्स एंड लैब्स हैं, वो तो एक दूसरे के लिए एक दूसरे के साथ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कर रही होती, बिकॉज ऑफ कोर्स नोबेल इज ऑन द लाइन, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज है तो वो तो नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च है। तो इस वक्त तो सख्त किस्म की का कंपटीशन हो रहा होना था मुख्तलिफ लैब्स के दरमियान, अगर ये वाकई ग्राउंड ब्रेकिंग होता, और इसकी तो हजारों में 10,000 में साइटेशन होनी थी, ठीक है। अभी मैं इस पॉइंट को रिविजिट करूंगा, अब आप इसका पीडीएफ खोलें। अच्छा, आगे तो बहुत ही काम इंटरेस्टिंग होने वाला। ये हम आगे पीडीएफ पे, इस पेपर के पीडीएफ पे आगे चेंजेस इन द जी, हार्ट ट्रांसप्लांट।
ठीक है जी। recipients that parallel the personalities of donors. हाँ उन्होंने जो पेपर साइट किया वो इसके ऊपर साइट, इसका जरा डिजाइन जरा बहुत बिल्कुल सही जगह आपने इसको पकड़ा। एक तो वो हाँ कह जी रहे हैं कि जी डिजाइन हमारा क्या है, ओपन एंडेड इंटरव्यूज विद ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट फैमिलीज और फ्रेंड्स। इंटरव्यू इन्होंने किए हैं डोनर फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ। कितने पेशेंट्स? टोटल सर 1 2 नहीं, ये चेक करें ना डिजाइन के बाद वो कहते हैं जी सेटिंग हाँ अप पेशेंट्स पेशेंट। कितने हैं? पेशेंट्स ये हैं सर, ये पेशेंट्स हैं, ठीक है जी। हाँ ये 10 पेशेंट्स हैं। एक सेकंड हम इसको भी किसी डिफरेंट कलर में हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें इजीली पता लग जाए। 10 रिसिपिएंट्स टोटल हैं। ठीक है। सैंपल साइज 10 कैसे? 7 10 मेल्स 3 फीमेल्स 7 months to 56 year old बस। अच्छा 10 अब रेसिपिएंट्स। इसमें 7 महीने का बच्चा भी शामिल है जी, अभी मैं आता जो हूँ उस आपको तरफ। फीलिंग बता ही नहीं सकता। अभी ठीक मैं है? मजे की बात हाँ। बताता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल सही चीज पकड़ी आपने। लेकिन आप ये देखें ये 10 रेसिपिएंट्स भी दरअसल ना 10 रेसिपिएंट्स नहीं है। अगर आप ये कहें ना कि इस स्टडी का साइज 10 है, इट वुड बी रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज ये डिफरेंट वेरिएबल स्टडी, किसी में ये फूड प्रेफरेंस की चेंज स्टडी कर रहे हैं, किसी में ये म्यूजिक के ऊपर कर रहे हैं, किसी में कोई और पर्सनैलिटी चेंज कर रहे हैं। तो पर वेरिएबल जिसको स्टडी किया जा रहा है इनके पास एक सैंपल है। ये एक वेरिएबल की 10 वो नंबर ऑफ पेशेंट्स 10 जरूर हैं, मगर पर वेरिएबल एक ही सैंपल है आपके पास, और उसके एनेक्डोटल अकाउंट्स हैं। आगे देखें क्या होता है। और उनमें एक 7 महीने का बच्चा है। 7 महीने का बच्चा है। जाएं जरा सफा नंबर 3 के ऊपर। 7 महीने के बच्चे से क्या निकालेंगे सर? बहुत जबरदस्त है। डोनर 2 ये है ना, ये चेक करें। 1.4 years एज है जी, लगाएं आप। जरा आए ना ये इधर। ये बाथटब ड्राउनिंग पेटोलॉजी ऑफ 7 ये देखें 0.7 months। जरा ठीक है? स्क्रॉल डाउन और करें ना। हाँ डोनर जो था ना वो डेट सर स्क्रॉल डाउन पेज नंबर 3 पे आगे हूँ मैं, इससे नीचे वाला। नहीं वो ये जरा अच्छा। हाँ ये डोनर 2 वाला जो टेक्स्ट है बेबी टॉप, चेरी टेबल। बेबी टॉप। अच्छा इसका जरा पहला पैराग्राफ पढ़े कि द डोनर वाज अ 16-month-old बॉय। वो जैसे आपने कहा कि जी 1 साल और 4 महीने का बच्चा है बेचारा, वो जो कि ड्राउन करके अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, मगर वो डोनर था। और एक 7 महीने का बच्चा रेसिपिएंट है, 7 month old। ठीक है। इसका उन्होंने उसकी पेरेंट्स से मुलाकात कराई, रेसिपिएंट की, उस बच्चे की, आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट। और उसके तो डोनर के पेरेंट्स ने कहा कि भाई वो बिल्कुल उसी तरीके की बेबी टॉक करता है जिस तरह हमारा बच्चा करता था। अब सारे वो तो बेबीज तो उनको भाई एक ही तरह बोलते हैं भाई। मगर एक और बात है कि वो तो बेचारे खुद ही ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि हमारे बच्चे का कोई रेमिनेंट इसके अंदर नजर आ जाए। बहुत इमोशनल सिचुएशन है, बहुत इमोशनल सिचुएशन है। उनमें तो वो कहेंगे कि जी हमें तो इसमें उसकी परछाई नजर आती है, हमें तो इसमें रिफ्लेक्शन नजर आता है। वो तो कहेंगे बेचारे। वो तो उनकी आप इमोशनल सिचुएशन देखिए ना। एक 1.5 साल का बच्चा जिनका ड्राउनिंग से वो बेचारा उसकी डेथ हो गई है, उससे आप उसके हार्ट के रेसिपिएंट से उसकी मुलाकात करा रहे हैं, तो वो कहाँ उसमें एक वो बड़ी इमोशनल सिचुएशन होगी, इसको याद रखें। अच्छा, और भाई बेबी टॉक से मैच हो रहे हैं। दिस इज द लेवल ऑफ साइंटिफिक रिपोर्टिंग। गालिब, जस्ट इमेजिन। ये फिर साइंटिफिक पेपर तो ना हुआ सर, ये तो डॉगमेटिक पेपर ही हुआ फिर। बेबी टॉक की सिमिलैरिटी असेस हो रही है यार। बेबी टॉक की सिमिलैरिटी अंदाजा करें। अच्छा, उसके बाद डोनर 1 वाला कॉलम भी निकालें पिछले सफे पर, जरा उसको भी हम देख लें। ये डोनर 1 है। डैनी माय हार्ट इज योर्स, ठीक है। आई कुड फिनिश द फ्रेज ऑफ हिज सॉन्ग। अच्छा, ये कोई 18 ईयर ओल्ड बॉय था और उसकी रेसिपिएंट 18 ईयर ओल्ड एक लड़की थी। ठीक है। वो बच्चा जो था वो शायरी किया करता था। माय सन, उसमें देखे माय सन ऑलवेज रोट पोएट्री, ये वाला पार्ट। लेकिन जरा नीचे आए, रेसिपिएंट ने क्या रिपोर्ट किया। रेसिपिएंट ये रिपोर्ट करती है, पहली 2 लाइनें पढ़ें, सिर्फ पहली 2 लाइनें पढ़ें जरा। When they showed me pictures of their son, ये असल में सारा ही हाईलाइट हो जा रहा है ना। I knew him directly. I would have picked him out anywhere. He is in me. I know he is in me and he is in love with me. He was, अब वो लड़की को तो जारी बात है उस बंदे से प्यार हो ही सकता है जिससे इमोशनल अटैचमेंट फील होगी, जिसका दिल उसके पास है। पहली बात ये है कि यहाँ तो डोनर रेसिपिएंट फैमिलियां आपस में उनको मिलवाया जा रहा है। अच्छा, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि भी एट द टाइम ऑफ रिसीविंग शायद एनोनिमिटी कायम रखी जाती है, जो कि रखी जानी चाहिए, जो डोनर उस वक्त नहीं पता। लेकिन इधर तो लग रहा है कि
सब पता है बाद में, यानी जो स्टडी डिजाइन है ना वो क्लियर नहीं है कि किस हद तक डोनर की आइडेंटिटी कब रिवील हुई रिसिपिएंट को। वो कह रहे हैं जी व्हेन दे शोड मी द पिक्चर ऑफ देयर सन, यानी बाय दिस टाइम उसको पता था कि शी इज लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हाँ हर हाँ डोनर। हाँ भाई उसको तो जाहिरी बात है कि उसको तो ये भी एक इमोशनल मोमेंट है कि जी उसकी वजह से वो मर गया और उसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ। ये एक बड़ा इमोशनल मोमेंट है। तो उसने कहा जी आई न्यू हिम डायरेक्टली, यानी उसने उसे पहचान लिया कि यही है, हाँ यही है, मैंने इसको, यानी आपको पता है कि उसके पेरेंट्स आपको दिखा रहे हैं, आपके डोनर के पेरेंट्स आपको उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं और आप कह रहे हैं अच्छा मैंने उसको पहचान लिया। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि अगर वाकई आज वो जेम्स रैंडी जिंदा होता ना, तो वो एक टेस्ट सजेस्ट करता। हाँ वो ये है, वो इसको पढ़ने के बाद कुछ ऐसा टेस्ट सजेस्ट करता कि जो रिसिपिएंट है ना, उसको 1000 तस्वीरें दिखाई जाए, ठीक है? हाँ, फिर कहा जाए कि पहचान भाई। उनमें से एक डोनर हो उसका। अच्छा, अब बाकी चीज़ों को तो छोड़ दे, वो उस हार्ट को अपने आप को तो पहचानना चाहिए ना कि ये मैं हूँ, ठीक है? हाँ जो अगर वो डोनर हार्ट अब रिसिपिएंट के सीने में धड़क रहा है, उसको हम्म, उस जिस बॉडी में वो ओरिजिनली था, जिस पर्सन का ओरिजिनली था, उसकी तस्वीर उन 1000 में से कोई एक हो। लेट अस सी कि वो पिक करती है कि नहीं करती। बेहतर भी हम स्टडी डिजाइन कर सकते हैं, बल्कि इस तरह भी रैंडमाइज करें कि बाज रिसिपिएंट्स को आप 1000 तस्वीरें दिखाएं, उनमें कोई भी उनका डोनर ना हो, हाँ, ताकि वो डबल ये ब्लाइंड कहे, टेस्ट करें। हाँ, ताकि वो कहे कि जी ये 1000 के 1000 मेरे डोनर नहीं है, आई डू नॉट रिकॉग्नाइज एनी वन ऑफ देम। अगर आप ये बता देंगे कि जी कोई ना कोई एक हम्म, है, तो वो एक किसी ना किसी को चूज करेगा और उसका भी कोई चांस रहेगा। तो इस तरह का एक एंड रैंडमाइज सेकेंडली, टेस्ट होना अगर चाहिए। आप उनकी फैमिली को मिल रहे हैं, आपको उस बच्चे की एज पता है कि वो 18 साल का था जब उसकी हम्म, डेथ हुई एक्सीडेंट में, और वो तो उस फैमिली को देख के, फादर को देख के, मदर को देख के, सिबलिंग्स को देख के, यू कैन एक्चुअली टेल हु द चाइल्ड इज गोइंग टू बी इन द फोटोज। ऐसा ही इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ऐसा ही है। खैर, तो इसको जाके अगर किसी ने पढ़ना है, अथॉरिटी पे ना लें, मेरी बातें ना सुने, गालिब की बातें ना सुने, आप खुद जाके इसको असेस करें। इन रिपोर्ट्स के ऊपर वो वाला पेपर खड़ा हुआ था जो कल परसों डिबेट में दिखाया गया है, और जो उसकी जो सोर्स है, ये उसकी क्रेडिबिलिटी है। मेरे जहन में कई सवालात उठे गालिब, और वो हम्म। किसी भी जो भी स्केप्टिकली या रैशनली अप्रोच कर रहा है ना, उसके जहन में ये सवाल उठने चाहिए कि वाई 10 पेशेंट्स, वाई 10 हाँ पेशेंट्स, एग्जैक्टली, 10 ठीक तो है? कोई सैंपल साइज ही नहीं है, सारे से मैंने सैंपल साइज क्या है ना, आप सैंपल साइज ही तो ही है। आप अभी गूगल हाँ करें नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट्स पर ईयर इन यूएस, आपके पास हाँ, स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे, ठीक और है? ये यहाँ पे सिर्फ 10 को किया है। अभी देखिए, वो आपके सामने स्टेटिस्टिक्स आ जाएंगे। आपके पास 1975 से 2020 तक के स्टेटिस्टिक्स आएंगे। सर ओनली मैं 2019 में 3,500 थे। जी जी जी, मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था, आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। जो 90s में ना, 1990s में यूएस में पर ईयर तकरीबन 2000 यूएस ट्रांसप्लांट्स हो रहे थे 90s में। इस वक्त तकरीबन 3500 हो रहे हैं एज वी स्पीक नाउ, ठीक है? अगर 2000 में इन्होंने ये स्टडी पब्लिश की है ना, तो पिछले 5 साल का भी डेटा वो देते, तो उनके पास सिर्फ यूएस में 2000 पर ईयर ओवर अ पीरियड ऑफ सर 5 ईयर। ये है सर, 2020 में 3,658 हार्ट ट्रांसप्लांट हुए थे जी जी, यूएस। तो 90s में देखें कितने हो रहे हैं, एवरेज 2000 के करीब तो हो रहे हैं ना पर ईयर। 90s के 90 में 90s देखें, के 90, अंदर 2107, ये देखें। हाँ 90 देखें, 95 देखें, 2000 95 में देखें, 2003 तो तो 2000 में ये स्टडी पब्लिश होती है। अगर हम उसके पिछले 5 साल का डेटा लेंगे, ये पर ईयर का, तो 10,000 तो आएंगे ना आपके पास कम से कम, अगर 2000 पर ईयर हो रहे हैं। अगर ये चाहते तो एक बड़ी लार्जर स्टडी कर सकते थे। उसके बाद 22 साल गुजर गए हैं, डेटा अवेलेबल है, तकरीबन 3,000 से 3500 पेशेंट्स पर ईयर ट्रांसप्लांट रिसीव कर रहे हैं यूएस में। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? लोग कहेंगे यार इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए होती हैं, पैसा चाहिए होता है रिक्रूट करने के लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, और साइंटिस्ट और जो आपके प्रोफेसर्स हैं, इसीलिए तो भाई वो प्रपोजल्स लिखते हैं फंडिंग एजेंसीज को, अपने आइडियाज कहते हैं कि जी हम स्टडी करने लगे हैं और
ये हमने एक पायलट छोटी सी रिपोर्ट की है 10 पेशेंट्स की बेसिस पर, अगर उसमें कुछ दम होता है तो फिर आपको फंडिंग एजेंसी सपोर्ट करती हैं। उन्होंने क्यों ऐसा नहीं किया? ठीक है, अगर किया तो क्या हुआ? बड़ी स्टडी क्यों नहीं एक्सपैंड हो सकी, जबकि इतना पेशेंट डेटा मौजूद है आपके पास? 22 साल में क्यों नहीं हुआ? किसी और ग्रुप ने क्यों नहीं किया? ये सारे सवालात हैं जब आपके क्योंकि पास डेड पेपर है, डेड पेपर ये है सर, कोई ये कोई ये पेपर की कोई ये औकात नहीं। यही मसला है। तो बस अब यहाँ हम कंक्लूड करते हैं, लेकिन ये एक लेसन है कि आपके सामने जब भी कोई रेफरेंस को पेश करे और एक लबादा ओढ़ने की कोशिश करे साइंटिफिक जार्गन का, तो क्या सवालात आने चाहिए आपके ज़हन में? उसको कैसे आपने इन्वेस्टिगेट करना? वो ठीक भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर तो हालात बड़े ही खराब थे। आपने खैर बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। आई थिंक कि आप बड़े नरम थे उनके साथ। आप नज़र आ रहा था कि जी आपने उनके बिल्कुल जिसे कहते हैं जो की पॉइंट्स है ना, उनको आपने बड़ी आसानी से डिकंस्ट्रक्ट कर दिया था और विदाउट एंगेजिंग इन एनी एड होमिनम। सो आई थिंक बहुत ही एमिकेबल अंदाज में आपने डिबेट की और टुवर्ड्स द एंड आई एक्चुअली फेल्ट बैड फॉर नादिर अहमद। हाँ, क्योंकि एंड पे ही वाज, आई आल्सो फेल्ट अ लिटिल बैड फॉर हिम, क्योंकि आखिर पे नादिर का ही वाज वेरी चीयरफुल थ्रू ऑल द वे, बट एंड पे नादिर का चेहरा उतर गया था। मगर सर इनका एक ट्रिक है, वो क्या है? वो जी मुझे रिसर्च पेपर दिखाओ, मुझे रिसर्च पेपर दिखाओ। इनको एस्टैब्लिश साइंस के भी रिसर्च पेपर चाहिए। जब मेरी राजा साहब से डिबेट हुई थी तो वो भी रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर। हालांकि जो बातें मैंने अपनी पूरी उसके अंदर की थी वो सारी की सारी एस्टैब्लिश जेनेटिक साइंस थी सारी, जिसको थाउजेंड्स ऑफ रिसर्च पेपर्स में किया जा चुका है, जिसको सारा कुछ किया। और जो रिसर्च पेपर अपनी तरफ से राजा साहब ने दिखाए थे वो भी ऐसे बोंगे रिसर्च पेपर थे, और साइंटिस्ट को मिसकोट भी किया था। ठीक है, तो आई थिंक कि इवन अगर आप ये कहें कि डिसऑनेस्टी में, तो आई थिंक कि हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रॉब्लम था नादिर अहमद के साथ, काफी सारा प्रॉब्लम था, बट नॉट टू द सेम लेवल एज राजा साहब। ठीक है, वो वाले लेवल पे वो बंदा फिर भी नहीं गया, क्योंकि वो जो बात थी वो यही थी कि और सारी चीजें जितनी भी हम जो बात करते हैं, क्यों ये कहते हैं रिसर्च पेपर, रिसर्च पेपर? क्योंकि रिसर्च पेपर्स का एक मसला होता है। वो रिसर्च पेपर्स का मसला ये होता है कि रिसर्च पेपर को मोस्टली, काफी अच्छे रिसर्च पेपर्स को भी साइंटिफिक अप्रूवल मिलने में काफी देर लग जाती है, क्योंकि उसको रिसर्च पेपर्स को 10 एंगल से टेस्ट करने के बाद ही कोई मानता है कि हाँ ये अब हमारी साइंस में फिट हो रहे हैं कि नहीं। और एवोल्यूशन के खिलाफ जितने रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं आमतौर पे, या सूडो साइंस के हक में जितने रिसर्च पेपर्स ये लोग कोट करते हैं, वो आमतौर पे ऐसे होते हैं, वो हाइपोथेटिकल नेचर के होते हैं, जैसे ये हाइपोथेटिकल नेचर का। जैसे कि माइकल बीही को रिसर्च पेपर लिख देता है, हाँ वो रिसर्च पेपर लिख देगा, उसे को पब्लिश भी कर देगा क्योंकि उसका नाम तो है एटलीस्ट। तो वो क्या करता है जी, वो कहता है हाँ जी नई प्रोटीन नहीं बन सकती। ठीक है, तो वो ये कह देगा, या फिर जी म्यूटेशन जो है वो इतनी इम्पॉसिबल है। और वो रिसर्च पेपर किस बारे में लिखता है कि म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए ये इतनी बड़ी म्यूटेशन नहीं हो सकती। एक नई यानी वो प्रोबेबिलिटी इस बात की निकाल रहा है कि पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए नई प्रोटीन बनने में इतने गूगल ईयर्स लगेंगे। तो भाई हम तो ये कह ही नहीं रहे कि पॉइंट म्यूटेशंस के जरिए नई प्रोटीन बनती है। ये इस तरह की बातें करते हैं वो तो एक हम हमेशा। कई बार उसको हाँ, हैंडल कर चुके हैं। वो कैसर राजा को तो बेसिक बायोलॉजी की नहीं अंडरस्टैंडिंग पता, नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। वो अब मुझे याद आ रहा है, तो ही एक्चुअली ब्रॉट अप द आइडिया ऑफ पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम टू डिबंक एवोल्यूशन। हालांकि पंक्चुएटेड इक्विलिब्रियम एवोल्यूशन का एक जबरदस्त किस्म का प्रोसेस है। ठीक है, और वो हमने सारी डिस्कशन कितनी दफा की हुई है। उसके अंदर एपिजेनेटिक्स का रोल है, और उसके अंदर वो जो हम ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स का कुछ पता नहीं था। बिल्कुल ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स, सूडोजीन्स का रेट्रोवायरसेस का कुछ पता नहीं था। नॉन कोडिंग डीएनए कुछ पता नहीं था। वो जो आज से 20 साल पुराने क्रिटिसिज्म्स हैं कि जी ये नॉन कोडिंग डीएनए जो है वो अच्छा उसका कोई पर्पस निकल आया है, ओ भाई वो एवोल्यूशन में असिस्ट कर रहा है। तो ये जो सारी डिस्कवरीज हैं नॉन कोडिंग डीएनए की, रेगुलेटरी जीनोमिक्स की, ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की, आपकी रेट्रोवायरसेस की, ये सारे एवोल्यूशन के शाखसाने।
खैर उसमें हम ज्यादा टेक्निकल नहीं करते डिस्कशन को आज, लेकिन वो हम कर चुके हैं उसको कई दफा। चलें सर फिर आगे निकलते हैं, एक चलें, आधा कॉलर और लेते आगे हैं। चलें। और दोस्तों गालिब, लाइक करते आपने हैं जी। सुल्तान, अगर ये सुल्तान टॉपिक चल ही रहा है सॉरी तो आपने जो जी मुझे जी, किताब रिकमेंड की थी, आप मेरे ख्याल अपनी ऑडियंस को भी कर दें। मैंने बड़ी बार की है ऑडियंस को जी। रेलिक्स ऑफ द ईडन, डैनियल जे फेयरबैंक्स की बुक है जो सुल्तान भी पढ़ रही हैं आजकल। और सुल्तान आप अगर अपना कोई थोड़ा बहुत इनपुट उस बुक पे देना चाहें तो जरूर दें, बल्कि आप इन डेप्थ बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है वो किताब पढ़ने के बाद। मुझे काफी चीजें समझ में आ रही हैं। उसमें डायग्राम्स बहुत अच्छी बनी हुई है, जिसमें आपको डीएनए का, जैसे आप ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, उसमें उसकी एग्जांपल्स हैं, उसकी उसमें एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम्स हैं। आप वो देख के पढ़ सकते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस आए। वो रेट्रो एलिमेंट्स जो हैं उनका उनकी फिर माइटोकॉन्ड्रिया का, बहुत सारी चीजों का उसमें है कि एवोल्यूशनरी प्रोसेस कैसे प्रूव होते हैं। और अगर मैं समझती हूँ, मुझे समझ में आ सकती है, तो किसी को भी समझ में आ सकती है। आप लोग जरूर कोशिश करें। एंड अगर आपको कहीं मुश्किल लगती है तो आपको यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस भी मिलेंगे, साथ साथ वो भी देखिए। मगर बहुत जबरदस्त किताब। ये किताब है जी जिसकी सुल्तान बात कर रही हैं, सुल्तान ये पढ़ रही हैं, ठीक है। किताब जो है बहुत आसान तरीके से आपको जेनेटिक्स से क्या एविडेंस आता है एवोल्यूशन का, वो आपको समझाएगी। और ये बिगिनर बुक है, जिसने भी एवोल्यूशन को जेनेटिक्स के हवाले से पढ़ना है वो ये हजरत है हमारे डैनियल जे फेयरबैंक्स यूटा वैली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। इन्होंने ये लिखी है। इनकी अभी दूसरी किताब एवरीवन इज एन अफ्रीकन, ये मैं पढ़ रहा हूँ आजकल, मैंने शुरू की हुई है और इसको मैं अभी पढ़ते जा रहा हूँ, मगर मैं काफी स्लो जा रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा एक और बुक मैंने शुरू की हुई है, ठीक है। तो ये किताब है जी डैनियल जे फेयरबैंक्स की, किंडल पे अवेलेबल है। आपको वैसे भी अगर कोई नहीं बाय कर सकता तो वो आपको इंटरनेट पे वैसे भी मिल जाएगी, आप अपने तौर पे इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये किताब है जो आप इसको पढ़ें, सिर्फ इसको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ें, और सिर्फ शुरू से लेकर एंड तक एकदम पढ़ ले। इतनी बड़ी किताब भी नहीं है, तकरीबन 210 पेजेस की ये बुक है सारी, ठीक है। आपको इसके बाद आपको एवोल्यूशन के ऊपर, जिसको किसी के ज़हन में थोड़ा बहुत एवोल्यूशन पे शक है ना, इस किताब को पढ़ने के बाद जरा भी नहीं रहेगा। मैंने ये किताब शायद पढ़ी थी 2011 में, उस टाइम कहीं पढ़ी थी, और बहुत सी जेनेटिक्स का उस टाइम मुझे जरा भी नहीं पता था, और दिस बुक मेड मी फॉल इन लव विद जेनेटिक्स, ठीक है, इस किताब की वजह से। तो जिसने भी पढ़नी है वो जाए, इसको देखे। सुल्तान पढ़ रही हैं, आप भी पढ़े, और बहुत आसान बुक है, लेमैन के लिए आसान किताब है, कोई आपको मसला नहीं, ठीक है। सुल्तान आप और इसके बारे में कुछ कहना चाह रही हैं मैं या हम आगे उसमें कॉलर ले गालिब लें? जी 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 मैं जब ये पढ़ रही हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि हमारे और चिंपैंजी के डीएनए कितने मिलते जुलते हैं। एंड हम लोगों को अगर किसी भी मजहबी आदमी को भी ये दिखाया जाए तो वो देख के कैसे डिनाई कर सकता है, मुझे ये समझ में नहीं आता। उनको पता ही नहीं होता ना, वो इसलिए डिनाई करते हैं। वो बात ये है, वो कौन वो गुलजार ने अपने चैनल पे बुलाया हुआ था, वो एक जूइश एथियस्ट है, मुझे नाम उसका भूल गया, इनफिडेल है शायद उसका यूट्यूब जी, हैंडल। इनफिडेल नाम है आई थिंक हाँ, उनका। इनफिडेल का एक जुमला मुझे बहुत ही पसंद आया। उसने कहा ये नहीं कहना कि डू यू बिलीव इन एवोल्यूशन, ये कहना चाहिए कि डू यू अंडरस्टैंड एवोल्यूशन, क्योंकि जितने लोग एवोल्यूशन में बिलीव नहीं करते, बेसिकली दे डोंट अंडरस्टैंड एवोल्यूशन। जब आपको एवोल्यूशन की अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, देयर इज नो रीजन टू से कि जी आई डोंट बिलीव इन एवोल्यूशन, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप उसे बिलीफ का मसला समझ रहे हैं, ये नहीं है कोई। जी सुल्तान। जी, आई थिंक इसके ऊपर आपको भी गालिब एक पूरी फुल फ्लेज स्ट्रीम करनी चाहिए, जिसमें शायद लोगों को, जैसे आपने अभी ब्लैक होल पे की थी, बहुत अच्छी आम फहम अल्फाज में आपने कोशिश की थी उन लोगों को ये समझाने की। अगर आप, आई थिंक एवोल्यूशन को भी इसी तरह से आप इसी किताब को अगर आप बेस बना के आप आगे चलें लेके ये, चलें। हाँ ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। मैं आपने जो मुझे कहा है, जैसे मैं यूनिवर्स ऑफ नथिंग को कवर कर रहा था, तो मैं ऐसे करता हूँ कि इस बुक को ही चैप्टर बाय चैप्टर कवर करते हैं, बहुत मजा आएगा वाकई। क्योंकि आई थिंक कि अगर मैं इसको कवर कर दूं तो लोगों के पास ऐसी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि जो है वो समझ आएगी फिर लोगों को,
ठीक है, मैंने प्रोफेसर फेयरबैंक्स को कई ईमेल्स की हैं, मगर पता नहीं, मुझे मेरे पास उनका सही ईमेल एड्रेस नहीं है। ठीक है, अगर कोई बंदा ऐसा हो जो कि प्रोफेसर फेयरबैंक्स तक मुझे एक्सेस दिलवा सके, तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू हैव हिम ऑन माय चैनल। ठीक है, जरूर, मैं कोई बंदा किसी तरह से कोई रीच आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इस बंदे का रिचर्ड डॉकिंस की तरह फैन हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा फैन हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।